हमारे YouTube चैनल MSC को आवाज़ पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले क्लास में हमने आपको इंडियन पॉलिटी की 2 क्लासें कंप्लीट करा दी थी। इंडियन पॉलिटी की 2 क्लासों के अंतर्गत हमने आप सभी को प्रधानमंत्री को तक पढ़ा दिया था कि प्रधानमंत्री का पद किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है। इससे आगे की क्लास स्टार्ट करने से हम पहले बता दें, अगर आपने हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी तो इंडियन हिस्ट्री नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर के आप उन क्लासों को देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 4 क्लासों में इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करेंगे, वैसे ही हमने 2 क्लासों को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने प्रधानमंत्री के पद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। तो आर्टिकल 75 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 75 बताता है हमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति के द्वारा होगी। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा यानी शपथ। प्रधानमंत्री संसद के किसी एक सदन का हिस्सा होना ही चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे होना होगा, ये शर्त रखी गई है। न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम एज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं वो कौन कौन है? इंदिरा गांधी 1966 में रही हैं, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में रहे हैं और मनमोहन सिंह 2004 में रहेंगे। आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा व उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। 75 का ए क्या कहता है? मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित ये व्यक्त होंगे। 75 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। 75 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का 3 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आर्टिकल 75 कहता है कोई मंत्री 6 माह तक यह सदन का हिस्सा नहीं है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। अब मंत्रियों के प्रकार देखेंगे तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री, नंबर 2 स्टेट में होते हैं राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये एक ही कैटेगरी होती है। और इसके बाद होते हैं डिप्टी यानी उपमंत्री, जो ये अपनी इच्छा से चाहे बना सकता है मंत्री, इन्हें उपमंत्री नहीं चाहे तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता है इन्हें उपमंत्री। देखेंगे नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं तो कार्मिक, लोक सेवकायत मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, ये क्या है? नरेंद्र मोदी के पास विभाग हैं ये। कैबिनेट मिनिस्टर देखेंगे, राजनाथ सिंह के पास क्या है? रक्षा मंत्रालय। अमित शाह के पास क्या है? गृह मंत्रालय, ये क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखेंगे तो जितेंद्र सिंह के पास क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अर्जुन राम मेघवाल के पास क्या है? कानून एवं न्याय मंत्रालय। राज्य मंत्री देखेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, पीएम के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं ये। उपमंत्री बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे देश में मंत्रियों के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 76 में बताया गया कि सर्वोच्च, यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, मुख्य विधिक अधिकारी या पहले कानूनी अधिकार इसके पास होगा। यह ब्रिटेन से प्रेरित पद है, नियुक्त इस राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर किया जाता है प्रसाद पर्यंत। निश्चित कार्यकाल इसका नहीं होता, निश्चित भी हो सकता है। योग्यता देखेंगे तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार होना चाहिए। त्यागपत्र ये किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सहायता के लिए अन्य लोग देखेंगे तो सॉलिसिटर जनरल, इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होंगे जो तुषार मेहता प्रेजेंट टाइम पे क्या है तो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर ये किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की, ऑन द रिकमेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इनकी सहायता के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे, कहा गया है। ये संविधानिक पद नहीं है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है इन्हें। संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक में ये भाग ले सकते हैं, ये आर्टिकल 88 में कहा गया है। भाषण देने का अधिकार है लेकिन मतदान देने का इन्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है, इस वजह से इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भाग ले सकते हैं आर्टिकल 88 के अंतर्गत। संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार होते हैं, ये आर्टिकल 105 में कहा गया है। लोकसभा समिति के सदस्य हो सकते हैं ये। वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा इनके निर्धारित होते हैं। भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? मोतीलाल चिम्मरलाल सीतलवाड़।
1950 से 1963 तक इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। दूसरे महान्यायवादी कौन है? चंद्रकृष्ण दफ्तरी, जो भारत के पहले एसजीआई रहे थे। अब देखेंगे संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया। आर्टिकल 79 क्या बताता है? संसद का गठन यानी संसद के 3 अंग होंगे। राष्ट्रपति यानी आर्टिकल 52, राज्यसभा यानी आर्टिकल 80, लोकसभा यानी कि आर्टिकल 81। अब हम देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा में क्या के बारे में। तो आर्टिकल 30 में राज्यसभा को बताया, आर्टिकल 80 में राज्यसभा को बताया गया है। राज्यसभा यानी उच्च सदन होगा। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे संघीय सदन भी कहा जाता है, फेडरल हाउस। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है यानी परमानेंट हाउस। ये कभी विघटित नहीं होती है। अब देखेंगे लोकसभा। लोकसभा को कब किस में बताया गया? आर्टिकल 81 में लोकसभा को बताया गया है। ये निम्न सदन होता है, ये प्रथम सदन होता है, ये लोकप्रिय सदन यानी पॉपुलर हाउस होता है, ये अस्थायी सदन होता है यानी टेम्पररी हाउस। लोकसभा कभी भी विघटित हो सकती है। आर्टिकल 80 देखेंगे तो दोस्तों राज्यसभा का गठन के बारे में बताया गया है। संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सदस्य होंगे तो 250 होंगे, पर संसद द्वारा निर्धारित कुल सदस्य कितने होंगे? 245, यानी 238 निर्वाचित होंगे और 12 नामांकित होंगे तो 250 हो जाएंगे। पर संविधान द्वारा निर्धारित संसद द्वारा निर्धारित देखेंगे तो 233 निर्वाचित होंगे और 12 नामांकित होंगे, जो 225 राज्य से आएंगे और 8 यूटी से आएंगे। जम्मू कश्मीर में देखेंगे 4 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, दिल्ली में 3, पौंडीचेरी से 1। आर्टिकल 81 में देखेंगे तो लोकसभा का गठन के बारे में बताया गया है। संविधान द्वारा निर्धारित कुल अधिकतम सदस्य होंगे 552, 550 निर्वाचित होंगे और 2 मनोनीत सदस्य होंगे। 530 स्टेट से आएंगे प्लस 20 यूटी से आएंगे। संसद द्वारा निर्धारित कुल सदस्य कितने हैं हमारे? 543 निर्वाचित होंगे, जो 524 स्टेट से आएंगे और 19 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। अब देखेंगे लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल जिसे कहते हैं, पॉपुलर हाउस जिसे कहते हैं। लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं आर्टिकल 84 में बताई गई हैं। भारत का वो नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु रखता हो, दिवालिया या विकृत चित्त ना हो। लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, जनसंख्या से रिलेशन इसका नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग होता है। लोकसभा चुनाव में किसका होता है सिस्टम का प्रयोग? एपीपीएस प्रणाली का प्रयोग होता है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा में आरक्षण देखेंगे तो आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 330 में बताया गया है। अब देखेंगे आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन होंगे, इसके बारे में बताया गया है। और भारत के संविधान संशोधन अभी किया है जल्दी में, तो उससे क्या है, एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। अब आर्टिकल 334 देखेंगे, आरक्षण का प्रावधान रखा गया है इसमें, 10 वर्षों के लिए था ये आरक्षण का प्रावधान। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखेंगे। अब स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर, ब्रिटेन से प्रेरित है ये पद। भारत शासन अधिनियम 1919 से सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था थी। जब भारत शासन अधिनियम 1919 में था तो इसमें क्या था? दोहरे सदन की व्यवस्था थी। 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाए गए थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 1935 के एक्ट से आए थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनाया गया? 1925 में विट्ठल भाई पटेल को। लोकसभा अध्यक्ष का गठन कैसे होता है? आर्टिकल 93 के अंतर्गत निर्वाचन होता है। निर्वाचन देखेंगे तो लोकसभा के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करते हैं, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, जो सबसे ज़्यादा लोकसभा में जीत के आया हुआ है, जिसने 8 से 10 साल तक लोकसभा में मतलब 8 से 10 बार वो सांसद बन के आया, उसे प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ दिलाना इसका कार्य होता है। जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर ही काम करता है। स्पीकर का चुनाव यथाशीघ्र हो जाना चाहिए बोला गया है आर्टिकल 93 में। स्पीकर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, इसे साधारण बहुमत से चुना जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव देखेंगे, जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष नियत करेंगे कि इस दिन इसका चुनाव होगा और प्रस्ताव को पीएम स्वीकार कर लेंगे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाएगा वो व्यक्ति। आर्टिकल 95 देखेंगे, यदि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसका कार्य कौन संभालेगा? उपाध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तब लोकसभा द्वारा चयनित कोई व्यक्ति होगा वो कार्य इनका संभालेगा। आर्टिकल 94 क्या कहता है? पद मुक्ति, यानी लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को कैसे हटाया जाएगा? यदि भी लोकसभा के सदस्य ना रहे, नंबर 1। नंबर 2, त्यागपत्र दे दें। त्यागपत्र अध्यक्ष किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को। इन्हें तत्कालीन बहुमत से हटाया जा सकता है। कार्यकाल या टर्म कितना होता है इनका? आर्टिकल 83 में बताया गया 5 साल। आर्टिकल 85(2) कहता है समय पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कई बार हुई हैं लोकसभाएं भंग। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर भंग होती हैं ये लोकसभाएं।
मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे और नई सरकार का गठन ना हो पाए तब लोकसभा को भंग किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने पद पर क्या है, बने रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाए। के.आर. नारायण ने 2 बार लोकसभा को क्या किया था, के.आर. नारायण ने 2 बार लोकसभा को भंग किया था। अब हम देखेंगे लोकसभा में भाषा यानी हिंदी और अंग्रेजी को आगे रखा गया है। अन्य भाषा देखेंगे तो अगर किसी को अन्य भाषा का यूज लोकसभा में करना है तो वो अध्यक्ष की सिफारिश पे कर सकता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल देखेंगे तो 5 साल होता है। दोहरी सदस्यता इन्हें मिलती है इन लोकसभा और राज्यसभा में। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति लोकसभा में भी जीत के आया, वह राज्यसभा में भी जीत के आया, तो उसके पास 2 सदनों की सदस्यता हो जाती है। तो दो सदनों की सदस्यता में से उसे एक सदस्यता को छोड़ना होता है, तो उसे 10 दिन में एक को छोड़ना होता है। लोकसभा प्लस लोकसभा की अगर सदस्यता यानी वो 2 जगह से सांसद बन के आया है, जैसे राहुल गांधी वायनाड से भी जीत के आए, रायबरेली से भी जीत के आए, तो उन्हें एक स्वेच्छा से अपनी एक लोकसभा सीट को छोड़ना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में धारा 33/7 को में बताया गया कि अधिकतम 2 पर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। 1996 में से 2 पर ही अधिकतम लड़ सकते हैं, ये भी बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे तो सदन की प्रक्रिया का संचालन करेगा ये, भाषण की अनुमति व समय निर्धारण करेगा अध्यक्ष के द्वारा, मार्शल लॉ का ये प्रयोग कर सकता है, निर्देश दे सकता है, चेतावनी दे सकता है, कुछ समय या पूरे समय के लिए सस्पेंड कर सकता है। धन विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ये धन विधेयक पर कुछ निर्णय लेगा। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और होगा। आर्टिकल 122 कहता है संसद की प्रक्रिया में किया गया कार्य न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होगा, यानी संसद की प्रक्रिया में जो कार्य किया गया है वो न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आर्टिकल 108 कहता है संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर अगर यानी कोई ऐसा विधेयक है जिस पे मतभेद हो रहा है विपक्ष और पक्ष में, तो गतिरोध होने पर साधारण विधेयक पर क्या होता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, या तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा या लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। लोकसभा स्पीकर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। आर्टिकल 96 देखें, जब स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा उस दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, यानी अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष का काम करेगा। उस दिन स्पीकर क्या करेगा, सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेंगे। स्पीकर सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं। सत्र का आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बैठक का अधिकार किसे होता है, लोकसभा अध्यक्ष को क्या होता है, बैठक का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और स्थगन का देखेंगे तो एडजॉर्नमेंट देखेंगे तो कैसे होता है, एक साधारण स्थगन होता है, एक होता है साइंटाई स्थगन। साधारण स्थगन होता है निश्चित समय के लिए स्थगन होता है, ये अगली बैठक का इसमें समय बताया जाता है। और साइंटाई स्थगन होता है ये निश्चित काल के लिए होता है, इसमें अगली बैठक का समय नहीं बताया जाता है। आर्टिकल 97 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते के बारे में बताया गया है। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 में हुआ था। पहले स्पीकर गणेश मावलंकर थे और दूसरे स्पीकर कौन थे, अनंतरायनम अय्यंगार। अब हम देखेंगे मीरा कुमार 15वें नंबर की पहली महिला स्पीकर बनी थी। मीरा कुमार 15वें नंबर की पहली महिला स्पीकर बनी थी लोकसभा की। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, बलराम जाखड़ जी का था, 1980 से 1989 तक। अब देखेंगे राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 80 कहता है ब्रिटेन से प्रेरित है राज्यसभा। स्थापना इसकी 3 अप्रैल 1952 में हुई। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 ईयर होगा बताया गया है। 23 अगस्त 1954 को नाम राज्यों की परिषद से राज्यसभा किया गया। इसका राज्यसभा में अधिकतम मेंबर 250 होंगे। वर्तमान में सीट 45 हैं 200। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखेंगे तो कैसे होगा, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए यानी विधायक भाग लेते हैं इसमें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का इसमें प्रयोग होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आंशिक खुला मतदान होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, विघटन नहीं हुआ इसका। राज्यसभा का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सभापति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। उपसभापति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अब देखेंगे कोरम यानी गणपूर्ति, यानी कितने लोग लोकसभा राज्यसभा में हों तब वो संसद को चलाया जा सकता है। यानी लोकसभा संसद को अगर चलाना है तो 55 लोगों का उपस्थित होना मैंडेटरी है। राज्यसभा को चलाना है तो 25 लोगों का होना मैंडेटरी है।
और संयुक्त बैठक अगर करानी है तो 79 लोगों का होना मैंडेटरी है। सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। आर्टिकल 85 देखेंगे तो संसद के सत्र के बारे में बताया है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी सत्रावसान और विघटन में से रिलेटेड बताया गया है। बजट सत्र होता है फरवरी से मई हमारा। मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र हमारा होता है नवंबर से दिसंबर, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। इसके बाद देखेंगे जून व अक्टूबर से आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ने ये विघटन से रिलेटेड सत्रावसान के बारे में बताया है। बहुमत देखेंगे यानी मेजॉरिटी। बहुमत यानी मेजॉरिटी। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत क्या कहलाता है? साधारण बहुमत कहलाता है। अब देखेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक की स्थिति में क्या होता है। साधारण विधेयक और धन विधेयक की स्थिति में पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। जैसे सदन की कुल संख्या का बहुमत सरकार बनाने के लिए लोकसभा में 272 होता है और राज्यसभा में 123 होता है। प्रभावी बहुमत क्या होता है? रिक्त सीट को हटाकर जो बहुमत आता है उसे प्रभावी बहुमत कहते हैं। ये खाली को छोड़कर जितना है उसका आधा अगर ले आओ, यानी कि जितने लोग हैं उसका आधा अगर ले आओगे तो क्या है, प्रभावी बहुमत हो जाएगा। विशेष बहुमत देखेंगे या निर्दिष्ट बहुमत, ये संविधान संशोधन करने के लिए इसका यूज किया जाता है विशेष बहुमत का। उपस्थिति एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। जो लोग जितने उपस्थित हुए हैं और मतदान करें उनमें से जितने लोग, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। और सदन के कुल सदस्यों का भी बहुमत हो। महाभियोग जैसी प्रक्रिया में सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और संसद के सदन का भी बहुमत हो। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत हो। तो इन चीज़ों के लिए क्या विशेष बहुमत की ज़रूरत है। ये हमारी राज्यसभा सीटें हैं। कौन से राज्य में कौन सी राज्यसभा, कितनी राज्यसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19 हैं। ऐसे करके देखेंगे तो ये हमारी सभी राज्यों की राज्यसभा सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों की। अब हम देखेंगे लोकसभा सीटें तो उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, ये सभी हमारी क्या है, लोकसभा सीटें। सिक्किम, अंडमान निकोबार, लद्दाख में ये एक लोकसभा सीट है हमारी। तो ये सभी हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की लोकसभा सीटें हैं। अब देखेंगे संसद की कार्रवाई, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 118 संसद की प्रक्रिया का संचालन संविधान के अनुरूप हो और संसद इसके लिए विधि बनाती है, ये बताया गया है आर्टिकल 118 में। कार्रवाई सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हो, इसका साधारण समय बताया गया है। 11 से 12 बजे के बीच का समय प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहलाता है। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल यानी जीरो आवर कहलाता है। 1 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम होता है और 2 से 6 बजे तक लंच के बाद की अवधि होती है। ये लोकसभा में ये समय काल होते हैं। राज्यसभा में ये सेम रिवर्स होते हैं यानी सेम उल्टे। शून्यकाल 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है राज्यसभा में और प्रश्नकाल 12 से 1 बजे के बीच होता है। और बाकी सभी जो काल होते हैं वो राज्यसभा में सेम होते हैं। अब हम देखेंगे आगे की क्लास। 11 बजे से 12 बजे तक क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। सभी सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन 10 दिन पूर्व सदन के महासचिव को या अध्यक्ष की अनुमति से राज्यसभा और लोकसभा में एक सदस्य एक दिन में 10 प्रश्न दे सकता है, जिसमें एक तारांकित प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नों के प्रकार देखें तो नंबर 1 होता है तारांकित प्रश्न यानी स्टेड क्वेश्चन, जो ग्रीन कलर का होता है। इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इस पर पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 10 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, 1972 में कहा गया। लोकसभा में एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में 15। नंबर 2 अतारांकित प्रश्न, ये वाइट कलर का होता है। इनका उत्तर लिखित दिया जाता है। पूरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 10 दिन पूर्व इसका नोटिस देना पड़ता है। राज्यसभा में 230 क्वेश्चन हो सकते हैं और लोकसभा में 230 क्वेश्चन हो सकते हैं और राज्यसभा में 160 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखें अल्प सूचना प्रश्न, जिसे लाइट पिंक कहते हैं, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। गैर सरकारी सदस्य प्रश्न देखें तो वो येलो कलर के होते हैं। भय है जो मंत्री नहीं है, यानी गैर सरकारी सदस्य अगर प्रश्न करना है तो ये येलो कलर के प्रश्न होते हैं। अब देखेंगे शून्यकाल को 0 ओवर से 1 बजे तक का 0 ओवर कहते हैं। इसमें बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दे पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 1962 में कहा गया है। 2 बजे से 6 बजे तक संसदीय प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव आ सकता है। स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन जिसे कहते हैं। चलते हुए कार्य को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। अध्यक्ष की अनुमति से 50 सदस्यों के समर्थन से होगा ये। मिनिमम डिस्कशन इस पर 2.5 घंटे चलेगा। अब देखेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव देखेंगे, ये मंत्री संतुष्टिपूर्ण जवाब ना दे तब ये इसका प्रयोग किया जाता है, तब सांसद इसका प्रयोग कर सकता है। इसके बाद देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, 5 सदस्यों का अनुसमर्थन लोकसभा में होना चाहिए, 10 दिन में इस पर चर्चा होगी। प्रथम बार देखेंगे तो 1963 में JB कृपलानी द्वारा नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था। अब तक इसे 28 बार लाया जा चुका है। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया 15 बार। निंदा प्रस्ताव देखेंगे तो किसी मंत्री या समूह या मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है इसे। अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव का क्रम, तारीख व समय निर्धारित किया जाता है। इससे मंत्री या मंत्रिपरिषद की छवि खराब होती है निंदा प्रस्ताव से। इसके बाद देखें धन्यवाद प्रस्ताव, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। ये सरकार की उपलब्धियों के बारे में इसमें राष्ट्रपति बताते हैं, यह राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होता है। इसके बाद देखें कटौती प्रस्ताव, वाद विवाद समाप्त करने के लिए मतदान हेतु साधारण कटौती के लिए समापन पर्याप्त चर्चा, अब मतदान कर लो कहा जाता है। इसमें घटकों में कटौती के लिए प्रस्ताव में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाती है और फिर पूर्ण मतदान कराया जाता है। कंगारू कटौती देखेंगे तो प्रस्ताव के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा कर ली जाती है और उसी पर मतदान करा लिया जाता है। गिलोटीन प्रस्ताव क्या होता है, मतदान से पहले किसी हिस्से पर चर्चा कर ली जाती है, उसे गिलोटीन प्रस्ताव कहते हैं। आर्टिकल 89 कहता है सभापति उपसभापति के बारे में। आर्टिकल 91 सभापति की जगह उपसभापतियों का बताया गया है। आर्टिकल 98 कहता है संसद सचिवालय के बारे में। आर्टिकल 99 कहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ, यानी ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों की शपथ। आर्टिकल 102 कहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 105 कहता है संसद विशेषाधिकार। आर्टिकल 106 कहता है संसद सदस्य के वेतन और भत्ते कैसे होंगे, ये इसमें आर्टिकल 106 में बताया गया है। तो ये कभी क्या है, सभी ये हमारे प्रस्ताव हैं जो संसद में लाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे विधेयक यानी बिल, संसद की विधायी प्रक्रिया। विधेयक देखेंगे तो किसी कानून का इसे ड्राफ्ट कहते हैं, दोनों सदनों में इसे पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अगर इस पर सहमति देते और साइन कर दे तो ये अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। विधेयक के प्रकार देखेंगे तो पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर ये विधेयक होता है। सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा पेश होता है और गैर सरकारी अन्य सदस्य द्वारा पेश होता है। गैर सरकारी विधेयक पर 1 मंथ पूर्व नोटिस दिया जाता है और सरकारी विधेयक पर 7 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। अब देखेंगे विश्व वस्तु के आधार पर विधेयक कितने होते हैं, तो साधारण विधेयक देखेंगे। इसके बाद वित्त विधेयक में 2 विधेयक के प्रकार होते हैं। धन विधेयक आर्टिकल 110 में बताया गया है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 देखेंगे आर्टिकल 117(1) में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 110 के सब नियम लागू होते हैं प्लस एक अन्य विषय भी लागू हो सकता है। वित्त विधेयक श्रेणी 2 देखें तो आर्टिकल 117(3) के सभी विषय लागू होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक देखेंगे तो साधारण विधेयक होता है ये। संविधान संशोधन विधेयक में साधारण विधेयक किसी भी सदन से प्रस्तुत हो सकता है। ये गतिरोध पर संयुक्त बैठक हो सकती है। सरकारी या गैर सरकारी दोनों रख सकते हैं सदस्य, दोनों सदनों को बराबर शक्ति है। पारित करने के लिए इसके 3 पाठन होते हैं। पहला पाठन में शीर्षक व उद्देश्य बताएगा, इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। तब दूसरा पाठन होगा, उस पर बहस और चर्चा होगी, प्रवर समिति को जांच के लिए इसे भेजा जाता है। फिर दूसरे पाठन के बाद तीसरा पाठन होगा, उसमें मतदान करा लिया जाएगा और साधारण बहुमत से फिर विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। यानी अगर लोकसभा में आएगा तो फिर राज्यसभा में जाएगा, अगर राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में जाएगा। यहाँ पर भी 3 पाठन होंगे और वहाँ से पारित होने के बाद संशोधन करके वापस अगर भेजें तो यदि चाहें तो उसे भी संशोधन को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद अधिकतम 6 मंथ तक रोके रख सकते हैं राज्यसभा में, या तो अस्वीकृति कर दें। साधारण विधेयक के मामले में देखें तो संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1977-78 में और आतंकवाद विधेयक इस पर कब हुई थी, 2002 में। तो इन पर संयुक्त बैठक हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति आर्टिकल 111 के अंतर्गत विधेयक पर होती है। स्वीकृति पर अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रपति अगर स्वीकृति दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, अधिनियम यानी एक्ट बन जाएगा। पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं राष्ट्रपति, चाहे तो सस्पेंशन वीटो का यूज करके इसे लौटा सकते हैं और अस्वीकृति कर दें या निर्णय सुरक्षित रख लें। अगर किसी चीज़ को यानी कोई विधेयक आता है उसको अपनी जेब में रख ले तो पॉकेट वीटो का यूज करके उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। इंदिरा गांधी के समय ज्ञानी जैल सिंह ने इसका यूज किया था। कब, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम जब आया था तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज करके उसे 6 महीने तक अपनी जेब में रख लिया था। इसके बाद वित्त विधेयक देखें तो उसे धन विधेयक, वित्त विधेयक में धन विधेयक आता है, जिसमें आर्टिकल 110 के सभी विषय लगते हैं तथा अन्य विषय कुछ लगते हैं, जिसमें वित्त विधेयक श्रेणी 1 आर्टिकल 117(1) में बताया गया है। राजस्व खर्च होगा, लेकिन 110 की सभी शर्तें नहीं होंगी। इसमें वित्त विधेयक श्रेणी 2 में आर्टिकल 117(3) में बताया गया है।
75 दिन में पारित होना चाहिए ये वित्त विधेयक। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं वित्त विधेयक होते हैं, यानी सभी जो धन विधेयक होते हैं वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। धन विधेयक देखेंगे परिभाषा क्या है, आर्टिकल 110 में बताया गया है। पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में बताई गई है। किसी कर का अधिरोपण बनाना, उत्साधन यानी हटाना, परिहार कम करना यानी कि उस पर टैक्स कम करना, केंद्रीय सरकार के धन उधार लेने का विधेयक, भारत की संचय निधि का अवरक्षण करना, उससे पैसा निकालना या जमा करना। इसके लिए क्या होता है, आर्टिकल 110 का प्रयोग करके तब आप वित्त विधेयक ला सकते हैं, तब उससे पैसा निकाल सकते हैं। संचय निधि पर कोई व्यय भारित करना, संचय निधि व आकस्मिक निधि से धन प्राप्त करना, खर्च करना, ये क्या है, वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। अब बात देखेंगे, धन विधेयक नहीं होगा जब जुर्माने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, तब वहाँ पे धन विधेयक नहीं होगा। लाइसेंस फीस का प्रावधान नहीं होना चाहिए। स्थानीय सरकार द्वारा लगाना उत्साधन पर्यावरण विनिमय में। धन विधेयक पर निर्णय देखें तो अंतिम निर्णय होगा किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। पारित करने के लिए केवल लोकसभा में ही पेश होगा। राज्यसभा स्वीकार नहीं कर सकती है, इसे संशोधन की रिकमेंडेशन कर सकती है, पर ये बाध्य नहीं है। 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा से। इसके बाद वित्त विधेयक श्रेणी 1 देखेंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये आता है, लोकसभा से शुरू होता है। ये पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती है। वित्त विधेयक श्रेणी 2 देखेंगे, आर्टिकल 117(3) में बताया गया, साधारण बिल की तरह ये पारित होता है। पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। संविधान संशोधन विधेयक देखें तो भाग 20 में आर्टिकल 368 में बताया गया है, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है ये। और संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है, ये आर्टिकल 368 में भाग 20 में दी गई है। अगर संपूर्ण संविधान बदला जा सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, इसमें बताया गया है। किसी भी सदन से इसे शुरू कर सकते हैं, सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा शुरू कर सकते हैं। दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। राष्ट्रपति स्वीकार करने को बाध्य है, इसमें बाध्य यानी वैलिड माना गया है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसे पारित करना होगा। संविधान संशोधन देखें तो साधारण बहुमत द्वारा अगर करना है तो आर्टिकल 2, 3, 169, 11 को साधारण बहुमत द्वारा पारित कर सकते हैं। विशेष बहुमत द्वारा प्लस कम से कम आधे राज्यों का इसमें समर्थन होना चाहिए, तब संसद संविधान संशोधन आप कर सकते हैं। जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित ना करे तब आप संविधान संशोधन कर सकते हैं। 7वीं अनुसूची में बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के नियमों को अगर आप मान लिया 7वीं सूची को बदलना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ नियम बदलना चाहते हैं, उच्च न्यायालय के बदलना चाहते हैं, राज्यसभा सीटें चेंज करना चाहते हैं, केंद्र और राज्य के बीच रिलेशन है सीमा को चेंज करना चाहते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को चेंज करना चाहते हैं, तब आपको संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद देखेंगे संसदीय समितियां यानी पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें तदर्थ समितियां होती हैं कुछ, और कुछ होती हैं स्थायी समितियां। इनका कार्यकाल होता है अनिश्चित। तदर्थ समितियों का कार्य विशेष होता है, पर गठन होगा तब इनका। स्थायी समितियां कार्यकाल निश्चित होता है और 1 वर्ष पर इनका गठन होता रहता है। प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति देखेंगे तो ये विशिष्ट मामलों की जांच समिति होती हैं। इसमें स्थायी समिति देखेंगे, स्थायी समिति में वित्तीय समितियां होती हैं, जिसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें कौन कौन सी समितियां और होती हैं, विभागीय समितियां, जांच समितियां, सदन की समितियां, छानबीन समितियां, ये सभी क्या हैं, संविधान की समितियां हैं। इसके बाद देखेंगे प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियां। किसी विधेयक की जांच हेतु इसका गठन होता है। गठन अलग अलग सदन में हो सकता है। सदस्य कितने होते हैं, 30 होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। यह 3 मंथ या दिए हुए समय में रिपोर्ट देती है अपनी। विशेष जांच समिति देखें तो विशेष मामलों की जांच के लिए बनाई जाती है। गठन इसका अलग अलग के लिए होता है तो 30 सदस्य होंगे, और संयुक्त होगा तो 45 सदस्य होंगे, जिसमें राज्यसभा के 15 और लोकसभा के 30 सदस्य होंगे। स्थायी समितियां देखेंगे तो वित्तीय समितियां, स्थायी समितियों में वित्तीय समितियां आती हैं, जिसमें प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। सबसे बड़ी समिति देखेंगे तो इसका गठन लोकसभा में होता है। सदस्य 30 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष स्पीकर द्वारा सदस्यों से कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, स्पीकर द्वारा चुना जाना चाहिए कोई व्यक्ति। 1950 में गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर हुआ था। बजट के व्यय का अनुमान लगाती है और रिपोर्ट किसको देती है, स्पीकर को देती है सलाहकारी रिपोर्ट। इसके बाद देखेंगे लोक लेखा समिति। इसका गठन होता है 22 सदस्यों से। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं इसके, और राज्यसभा से 7 सदस्य। स्पीकर यानी अध्यक्ष, स्पीकर द्वारा विपक्ष का कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है। 1921 में गठन हुआ इसका। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के लेन देन की जांच के लिए इसका गठन हुआ। विनियोग लेखा, वित्त लेखा, सार्वजनिक उपक्रम की इसकी जांच करती है। ये रिपोर्ट स्पीकर को देती है। इसके बाद देखेंगे सार्वजनिक उपक्रम समिति। सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से।
अध्यक्ष स्पीकर द्वारा चुना जाता है। गठन 1964 में हुआ। सार्वजनिक उपक्रम की जांच व संचालन करती है ये। इसके बाद देखेंगे विभागीय समिति। सदस्य इसमें 31 होते हैं, लोकसभा से 21 होते हैं, राज्यसभा से 10 होते हैं। वर्तमान में 24 समितियां हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट में ये बजट की मांग करती हैं। कौन सी? विभागीय समितियां। जांच समितियां देखेंगे तो सदस्य 15 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होंगे। जैसे विशेषाधिकार समिति सदस्य के अधिकारों का हनन ना हो, या आचार समिति देखें क्या करती है, सदन में आचार संहिता को लागू करना आचार समिति का काम है। याचिका समिति जनता द्वारा भेजी गई याचिका को की जांच के लिए याचिका समिति का यूज किया जाता है। इसके बाद सदन की समितियां देखें तो नियम समितियां लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 16 सदस्य इस सदन की प्रक्रिया की समिति को इसमें नियम बनाती है। तो ये इसकी सदन की समितियां क्या करती हैं? नियम समितियां हैं, तो ये सदन की प्रक्रिया है उस पर क्या करती हैं? नियम बनाती हैं। इसकी बात देखेंगे सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कार्य मंत्रणा समिति होती है। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, जिनके कार्यक्रम का निर्धारण करती है ये। इसके बाद देखेंगे छानबीन समितियां। सरकारी आश्वासन की समितियां, जिसमें लोकसभा से 15 राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। SC/ST समिति देखेंगे तो सदस्य 30 होते हैं, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। दस्तावेज जांच समिति लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य, जो नेताओं के दस्तावेजों की जांच करती है, किसके पास कौन सी डॉक्यूमेंट हैं, कौन से डुप्लीकेट है, कौन से सही डॉक्यूमेंट है। इसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी भाग 5 में बताया गया आर्टिकल 124 से 147 तक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसे कलकत्ता में ही बनाया गया था। इसके निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में जा सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड का प्रिवी काउंसिल है जा सकते हैं उसमें, लेकिन वह एक अंतिम अपील होगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा गया इसे। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। न्यायपालिका की संरचना शंक्वाकार है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। इसके बाद मुंसिफ न्यायालय या न्याय पंचायत। हाई कोर्ट देखेंगे तो भारत में 25 हैं, सुप्रीम कोर्ट एक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिले में एक होता है, और मुंसिफ न्यायालय कई हो सकते हैं। दीवानी मामले देखेंगे कौन जिला न्यायाधीश से दीवानी मामलों में अपना निर्णय देता है। आपराधिक मामले सत्र न्यायालय सुनाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। फर्स्ट मीटिंग 28 जनवरी 1950 को हुई। इसके बाद आर्टिकल 124 कहता है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। मूल संविधान में एक CJI प्लस 7 अदर जज थे, यानी 8 लोग थे। पहली बार 1956 में 11 जज कर दिए गए, 1960 में 14, 1976 में 18, 1986 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34 जज कर दिए गए। इसमें यानी 34 सदस्य कर दिए गए। न्यायाधीशों की संख्या, वेतन भत्ते, संसद के पास शक्ति है निर्धारित करने की। स्थान देखेंगे दिल्ली, राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य जगह पे भी इनका क्या करता वो करवा सकते हैं, मतलब जो इनकी मीटिंग यानी बैठक होती है, जो जब सुप्रीम कोर्ट की बैठक होती है तो उसको अगर सर कहीं दूसरे कोर्ट में भी करवाना चाहें तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ये कराई जा सकती है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और कमेंट करना नहीं भूलें। अब देखेंगे आर्टिकल 124 का 3 क्या कहता है? न्यायाधीशों की योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 124(3) में बताया गया है एज 165 साल होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, वो कंटिन्यू रहा हो। हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वो भी कंटिन्यू रहा हो। राष्ट्रपति की नज़र में वह एक विधिवेत्ता हो, यानी कानून का जानकार हो। आर्टिकल 124 का 2 क्या कहता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में CJI प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति होगी। कॉलेजियम प्रणाली में एक CJI प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एज देखेंगे तो 65 वर्ष होती है। बहुमत 3 पर प्राप्त होता है। कॉलेजियम प्रणाली में रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे ये लोग। CJI सामान्यतः सबसे वरिष्ठ होते हैं। 1993 में अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इसमें 1993 में कहा गया। उसके बाद 99 संविधान संशोधन 2014 में कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग आया था। उसने क्या कहा था? NIAC के द्वारा 6 सदस्य होंगे। इसमें इनके CJI की नियुक्ति के लिए 6 सदस्य होंगे, जिसमें एक CJI होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, एक विधि मंत्री होगा कोई, 2
ख्याति उपलब्ध होंगे, यानी समिति बनाएगी उसके लिए ख्याति लब्ध के लिए। उसमें सीजीआई भी हो सकता है, पीएम हो सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल किए गए हैं थे, पर 2015 में मूल ढांचा खराब हो रहा था सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए 2015 में इसे निरस्त कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा यानी न्याय स्वतंत्रता में बाधा बताया गया और इसे निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस का निर्माण मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब पद होगा राष्ट्रपति द्वारा। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब इसे चुना जा सकता है। आर्टिकल 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर कोरम को पूरा करने के लिए इनका गठन कर सकते हैं। इसे फ्रांस से लिया गया है। नियुक्ति सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होगी। हाई कोर्ट के जज जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी उन्हें बनाया जा सकता है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा होगी। आर्टिकल 128 कहता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया जा सकता है। सीजीआई के द्वारा होगा ये। वेतन भत्ते संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है, अन्य न्यायाधीश के भी सबके। इसके बाद संचित निधि पर ये भारित होते हैं। आर्टिकल 125 में बताया गया है। तो सीजीआई का वेतन होता है 2.80 लाख रुपीज़, और जो सामान्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख वेतन मिलता है, ये बताया गया है। इसके बाद आपने देखा कि कैसे करके यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की कैसी प्रक्रिया होती है। अब देखेंगे न्यायाधीशों को पद मुक्ति यानी न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124(4) में बताया गया 2 आधार हो सकते हैं। नंबर 1 उनका मिसबिहेवियर यानी सिद्ध कदाचार होना चाहिए, उनका मिसबिहेवियर पता चले, यानी वो यानी कि अच्छे से वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा। इसके बाद असमर्थता यानी काम करने में वो असमर्थ हों। ये कौन करेगा प्रूफ? ये समिति करेगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? सीजीआई अध्यक्ष होगा। वो समिति प्रूव करेगी कि ये इनके पास ये कंडीशन है, इन पे साबित हो रही या नहीं हो रही। किसी भी सदन से इसे शुरू कर सकते हैं ना हटाने की प्रक्रिया। हाई कोर्ट का जज पारंगत न्यायविद होगा। इसमें लोकसभा में 100 सदस्य साइन कर दे और राज्यसभा में 50 सदस्य साइन कर दे तो इन्हें हटाया जा सकता है। अध्यक्ष या सभापति इसे स्वीकार करेंगे। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति उसी सत्र में होनी चाहिए। इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देंगे। सर्वोच्च न्यायालय शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार अब देखेंगे हम। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, इनमें 2 मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे, इनमें 2 मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट में होती है। जैसे अत्यांतिक मामला, इसकी जैसे केवल सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। अत्यांतिक मामले होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जो जैसे केंद्र वर्सेस कोई मामला है, केंद्र वर्सेस राज्य बनाम राज्य है कोई मामला, राज्य वर्सेस राज्य मामला है, तो वो अत्यांतिक मामला है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। इसके बाद संवर्ती मामले देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में भी सुने जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आर्टिकल 130 के अंतर्गत ये मामले संवर्ती मामले सुने जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार देखेंगे तो संवैधानिक मामलों में अपील, संविधान की व्याख्या का मामला हो तो अब उस एक आर्टिकल 132 में ये अपील दी गई है। दीवानी मामलों में अपील, जब कोई व्यापक महत्व का प्रश्न हो तब आर्टिकल 133 के अंतर्गत दीवानी मामलों में अपील होगी। आपराधिक मामलों में अपील, अधीनस्थ न्यायालय में दोष मुक्ति, मृत्युदंड से 10 वर्ष तक की सजा कराने के लिए आपराधिक मामलों में अपील के लिए आर्टिकल 134 का यूज होगा। आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से किसी अपील की सुनवाई का अधिकार अक्सर गंभीर मामलों में कर सकती है। आर्टिकल 138 कहता है मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है, संसद द्वारा होगा ये। आर्टिकल 129 कहती है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिटन एवं अभिलेख के रूप में रखे रहते हैं। यह अधीनस्थ न्यायालय के लिए पूर्व निर्णय होता है। अपने निर्णय की अवहेलना पर ये दंड दे सकती है। आर्टिकल 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला या आदेश दे सकता है। आर्टिकल 140 कहता है आर्टिकल 142 में कहता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला या आदेश दे सकता है। आर्टिकल 140 कहता है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों की घोषणा के बारे में बताता है। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है। हाई कोर्ट से किसी मामले को अपने पास मंगा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद उसकी न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो किसी दूसरे केस को यानी पुराने केसों को भी खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा कर सकता है। स्टेट या सेंटर के आदेशों की समीक्षा करके उन्हें विधि शून्य कर सकता है यानी इनवैलिड कर सकता है। जिसमें देखेंगे गोलकनाथ वाद विवाद पंजाब सरकार से हुआ था 1967 में, जिसमें संसद को फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती बताया गया था।
केशवानंद भारती केस 24 फरवरी 1973 में हुआ था, जिसमें संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है कहा गया था, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकती है। इसके लिए इंदिरा गांधी ने 38वां संविधान संशोधन 1975 किया था। उन्होंने कहा था उस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या चेंज किया था कि आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने जब 38वां संविधान संशोधन किया तो उसके अंतर्गत उन्होंने क्या चेंज करा दिया कि आपातकाल लगाया गया है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। इसी बात 39वां संविधान संशोधन 1975 में उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, क्योंकि वो प्रयागराज सीट से यानी इलाहाबाद सीट से और चुनाव हार चुकी थी। तो उन्होंने वो कैसे करके चुनाव जीता दोबारा, तो कहा गया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 देखेंगे तो संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचा है और न्यायिक समीक्षा हो सकती है इसकी। इन चीज़ों को, इन तीनों संशोधनों को वापस कब लिया गया, ये ले गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा वापस लिया गया और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे वापस लिया गया। इसके बाद देखेंगे न्यायिक सक्रियतावाद जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कार्रवाई शुरू कर दे इसमें। जनहित याचिका, लोक हितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट इसमें लिटिगेशन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वयं कार्रवाई शुरू कर सकती है। ये 1979 तक नहीं था, संविधान में वर्णित नहीं है, इसका कोई वर्णन नहीं है। इसका जन्म सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ है। 1979 में हुसैन आरा वर्सेस बिहार स्टेट केस हुआ था। उसमें हुसैन आरा एक वकील थी, उन्होंने क्या था, ये थर्ड पर्सन थी, उनका व्यक्ति से उससे रिलेशन कुछ नहीं था, पर उसके लिए अपनी तरफ से ही उसके लिए लड़ गई थी और उसे न्याय दिलवाया था। तो इसके लिए ये शब्द न्यायिक सक्रियतावाद शब्द संविधान में जोड़ा गया था। उस समय वकील कौन था, कपिला हेगड़े जो वकील थी, थर्ड पर्सन, इनसे कोई रिलेशन नहीं था उसका। जज कौन था, पीएन भगवती थी, जो पीआईएल के जनक कहे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई देखें तो एच जे कानिया थे, मुंबई हाई कोर्ट में 1950 से 1951 तक। दूसरे सीजीआई एमपी शास्त्री थे, 1951 से 54 तक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, वाई चंद्रचूड़ का है, 1978 से 1985 तक, 2696 दिन तक ये रहे हैं। सबसे छोटा कार्यकाल तो कमल नारायण सिंह का है, 1991 से 17 दिन तक रहे थे ये। पहली महिला जज देखें तो फातिमा बीबी 1989 में बनी थी। दूसरी महिला न्यायाधीश सुजिता मनोहर है। 51 में सीजीआई संजीव खन्ना है, 52 में BR गवई, 53 में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो अभी जल्दी में दिसंबर में उन्हें शपथ दिलाई गई है। अब देखेंगे आर्टिकल यानी कि भारत के सीएजे के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। सीएजी की रिपोर्ट से खर्च की अनियमितताएं उजागर होती हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट आती है उससे क्या होता है, सरकार जो कितना खर्च कर रही है उसकी अनियमितताएं उजागर होती हैं, जिस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की जांच करता है, इसे लेखा परीक्षण देखेंगे, इसके अंतर्गत आता है। केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए इसका काम करता है ये। 1976 में सीएजी लेखांकन का कार्य केंद्र के लिए नहीं करता था, संघ के लिए लेखांकन का कार्य करता था। संघ के लिए लेखांकन का कार्य कौन करता है, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट। नियुक्ति इसकी कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। शपथ राष्ट्रपति द्वारा, इस्तीफा राष्ट्रपति को। पद मुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक हो सकता है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय हुए और सचित निधि से भारत की जाएंगे। आर्टिकल 148 कहता है सीएजी का पद। आर्टिकल 149 सीएजी की शक्तियाँ और कार्य। 150 लेखा का प्रकार। 151 प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। सीएजी की शक्तियाँ और आकार देखेंगे तो आय व्यय की प्रहरी, लोक वित्त का अभिभावक होता है ये। संघ एवं राज्य की संचित निधि से व्यय की परीक्षा करता है। आकस्मिक निधि एवं लोक निधि से व्यय का ऑडिट करता है। शुद्ध आय का प्रमाणन करता है। सभी विभागों का ऑडिट करता है, सरकारी और प्राइवेट का। सीक्रेट एजेंसी का ऑडिट नहीं होता है, जैसे अपनी RA रॉ एजेंट होते हैं, उनकी एजेंसियों में कितना पैसा खर्च होता है उस पर ये ऑडिट नहीं करता है। रिपोर्ट किसे देता है, प्रत्येक वर्ष देता है राष्ट्रपति को। संघ मामलों की संसद में भेज देंगे। अगर राष्ट्रपति संघ मामलों की रिपोर्ट होगा उसे क्या कहेंगे, संसद में भेज देंगे। और राज्यपाल को देगा रिपोर्ट उसकी राज्य मामलों की, तो वो विधानमंडल में भेज देते हैं। और इन दोनों रिपोर्टों को लोक लेखा समिति को भेज दिया जाता है। सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र कहते हैं। पहले सीएजी बी नरहर राव 1950 से 54 तक रहे हैं। सेकंड सीएजी अनिल कुमार चंदा रहे हैं।
1858 एक्ट से कैनिंग के समय। पहला सीएजी कौन है? एडमंड ड्रूमोंट, ये पहले सीएजी रह चुके हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल यानी गवर्नर। भाग 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया। आर्टिकल 152 से 237 तक बताया गया है। राज्यपाल को तीन भागों में बांटा गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यानी कार्यपालिका देखें तो आर्टिकल 153 से 167 तक रहा है, जिसमें राज्यपाल को 152 से 162 के अंतर्गत बताया गया है। मंत्रिपरिषद को 163 से 164 तक बताया गया है। महाधिवक्ता को 165 में और राज्य सरकार 166 से 167 में। इसमें विधायिका को आर्टिकल 168 से 213 तक बताया गया और न्यायपालिका को आर्टिकल 214 से 237 तक बताया गया है। अब देखेंगे आर्टिकल 153 कहता है राज्यपाल का पद। आर्टिकल 154 कार्यपालिका की शक्ति। 155 नियुक्ति। 156 पदावधि। आर्टिकल 157 योग्यता। आर्टिकल 158 शर्तें। आर्टिकल 159 में शपथ। आर्टिकल 160 में रिक्ति। आर्टिकल 161 में संवैधानिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की तरह। आर्टिकल 161 में शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 153 कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिकतम राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता बताया गया। आर्टिकल 154 में बताया गया राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है। ये विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। ये उपकुलाधिपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य के वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति यही करते हैं। राज्य सरकार के कार्य राज्यपाल के नाम से जाने जाएंगे। आर्टिकल 166 में बताया गया है। आर्टिकल 155 में क्या बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में? आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आर्टिकल 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, 5 वर्ष तक रहते हैं। ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देखते हैं। आर्टिकल 157 कहता है राज्यपाल की योग्यता भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 35 साल हो। आर्टिकल 158 कहता है राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। विधानमंडल का सदस्य ना हो, लाभ के पद पर ना हो, उस राज्य का निवासी ना हो, निःशुल्क आवास वेतन संसद द्वारा तय होंगे इसके। आर्टिकल 159 कहता है शपथ यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 160 कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये कोई प्रावधान नहीं हो सकता, शक्ति राष्ट्रपति को होगी। आर्टिकल 213 कहता है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 मंथ हो सकती है। आर्टिकल 161 कहता है क्षमादान की शक्ति। अपवाद क्या होगा? ये जो कोर्ट मार्शल जैसी शक्तियाँ और मृत्युदंड को छोड़ के सभी में ही क्षमादान शक्तियाँ इनके पास दी गई हैं। पर कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड की शक्तियों को क्षमादान में बदलने के लिए केवल शक्ति किसको दी गई है? भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 174 क्या कहता है विधानमंडल में 17 आहूत और 17 अवसान का इनको क्या दिया गया है? इनको 17 आहूत 17 अवसान का इन्हें अधिकार दिया गया है। अब देखेंगे आर्टिकल 175 विधानमंडल में अभिभाषण। आर्टिकल 176 प्रथम सत्र में संबोधन विशेष अभिभाषण हर साल करेंगे ये। आर्टिकल 200 कहता है राज्य में कानून निर्माण इनके अंतर्गत होगा राज्यपाल के हस्ताक्षर द्वारा। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ होंगी। राष्ट्रपति शासन के लिए रिपोर्ट भेजना। आर्टिकल 356 में जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्यपाल ही इन्हें रिपोर्ट भेजेगा और कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए ये संरक्षित करके रखते हैं। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी बताया गया है। आर्टिकल 164 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी पर सीएम की सलाह होगी। मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी बताया गया है। न्यूनतम संख्या मंत्रियों की 12 होगी। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 में बताया गया है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये राज्य का महाधिवक्ता है यानी एडवोकेट जनरल। ये राज्य का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। योग्यता इसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता होती है। 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो ये। 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो। बैरिस्टर की उपाधि कहाँ से मिलती है? इंग्लैंड से। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। एज 65 साल होती है। इस्तीफा राज्यपाल को देगा। वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित होते हैं। कार्य राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। राज्य में उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा ये। आर्टिकल 177 कहता है विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने व भाग लेने का अधिकार होता है और वोट का अधिकार इसे नहीं होता है। आर्टिकल 194 कहता है विशेषाधिकार इसे शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 168 कहता है विधानमंडल। आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल का ही गठन कर सकता है। विधानसभा के अंतर्गत देखेंगे और विधान परिषद के अंतर्गत देखेंगे।
विधान परिषद में और विधानसभा में और राज्यपाल में। तो विधान परिषद में उच्च सदन होता है और विधानसभा में निम्न सदन होता है। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है, सिर्फ विधानसभा। कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होगा। सिर्फ विधानसभा 22 स्टेटों में है और विधानसभा प्लस विधान परिषद 6 स्टेट में है। विधान परिषद का सदस्य एमएलसी होता है और विधानसभा का सदस्य एमएलए होता है। राज्यों में एक आर्टिकल 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन व सृजन कैसे होगा। गठन यानी संसद द्वारा होगा। विधानसभा के उपस्थित मतदान का विशेष बहुमत होना चाहिए इसमें, तब क्या होगा, गठन हो सकता है किसी नई विधान परिषद या विधानसभा का। इसके बाद समाप्ति समान प्रक्रिया से होगी। जैसे वेस्ट बंगाल में जब विधानसभा या विधान परिषद का गठन किया गया तो उसकी समाप्ति कैसे की गई, कौन सी सन में की गई। वेस्ट बंगाल में 1969 में, तमिलनाडु में 1986 में, जम्मू कश्मीर 2019 में, असम में 1969 में, उत्तराखंड में 2002 में। अब देखेंगे विधानसभाओं की संरचना के बारे में। तो आर्टिकल 170 में कहा गया है विधानसभा सीट 60 से कम नहीं होंगी व 500 से अधिक नहीं होंगी। अपवाद, पौंडुचेरी में 30 सीटें हैं, जबकि सिक्किम में 32 हैं, मिजोरम में 40 हैं, गोवा में 40 हैं। तो ये कम है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से सीटों का निर्माण होता है। सिर्फ 3 यूटी में विधानसभा सीटें, जैसे पौंडुचेरी में 30 हैं, दिल्ली में 70 हैं, जम्मू कश्मीर में ही 90 है। सबसे ज़्यादा सीट देखें तो यूपी में 430। सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर है। चुनाव एपीपीएस प्रणाली द्वारा होता है। ये सभी राज्यों की क्या है, ये विधानसभा सीटें। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, 294 बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, इसके बाद बिहार में 243। ये सभी राज्यों की क्या है, और 60 सीट कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 60 सीटें हैं यहाँ पे। आर्टिकल 171 देखेंगे तो विधानसभा यानी विधान परिषद की संरचना। न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, 40। अधिकतम विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। यूपी में 100 हैं, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78। ये सभी विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद का निर्वाचक मंडल देखेंगे तो 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा, जो साहित्य, विज्ञान एवं कला, समाज सेवा क्षेत्र से आएगा। 1/3 विधानसभा द्वारा आएगा, प्लस 1/3 स्थानीय बोर्ड, नगर पालिका, जल बोर्ड से आएगा। 1/12 शिक्षक होंगे, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षा से आएंगे, 3 साल का उन्हें अनुभव हो। 1/12 स्नातक से आएंगे, जिन्हें 3 साल का अनुभव हो। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होगा। आर्टिकल 172 क्या कहता है, विधानमंडल की अवधि होगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 वर्ष का कार्यकाल होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 वर्ष का जो अस्थायी कार्यकाल होगा। प्रत्येक 2 वर्ष से में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। आर्टिकल 173 कहता है विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता लेजिस्लेटिव असेंबली में देखेंगे तो 25 साल होगी मिनिमम, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल होगी मिनिमम। आर्टिकल 188 कहता है सदस्यों की शपथ यानी ओथ। आर्टिकल 210 कहता है विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा हिंदी और इंग्लिश का यूज उसमें वैलिड माना गया है। इसके बाद देखेंगे उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 कहता है हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 231 कहता है एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्य का कार्य दिया जा सकता है। ठीक है, किसके अंतर्गत बताया गया, 231। आर्टिकल 241 कहता है यूनाइटेड टेरिटरी के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाया जा सकता है संसद द्वारा। आर्टिकल 215 कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा एक। आर्टिकल 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा तय होगा। यूपी में 160 जस्टिस हैं, मुंबई में 94, दिल्ली में 60, पटना में 59 और राजस्थान में 50। आर्टिकल 217 देखेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, जिसमें 10 वर्ष तक वह न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी बाई कॉलेजियन सिस्टम के। देखेंगे कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है। मुख्य न्यायाधीश के लिए राज्यपाल प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के परामर्श से इसका मुख्य न्यायाधीश का चयन होगा, और अन्य न्यायाधीशों के लिए राज्यपाल प्लस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से इनका अन्य न्यायाधीशों का गठन होगा। कार्यकाल 62 वर्ष तक होगा इनका। इस्तीफा प्रेसिडेंट को देंगे। आर्टिकल 219 कहता है शपथ राज्यपाल द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। आर्टिकल 221 कहता है वेतन राज्य की संचय निधि से जाएंगे, पर पेंशन भारत की संचय निधि से जाएगी। चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए, और अन्य न्यायाधीशों की 2.25 लाख रुपए। आर्टिकल 222 कहता है जब कोई एक हाई कोर्ट है वो दूसरे हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब एक कोई केस है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे के हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो क्या होगा,
इसे राष्ट्रपति करते हैं, पर सीजीआई की सलाह से करते हैं। 2 हाई कोर्ट के सीजीआई से सलाह लेंगे। जब जहाँ मतलब कोई केस यहाँ से वहाँ होगा तो वो वहाँ के दोनों के हाई कोर्ट के सीजीआई से सलाह ली जाएगी और वहाँ पे तब उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। आर्टिकल 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा चयनित होगा। आर्टिकल 224 कहता है अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। आर्टिकल 226 कहता है रेट जारी करने की शक्ति 5 रेट जारी कर सकता है ये। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इसके पास अधिकार हैं। हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकारों पर भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार से रिलेटेड जा सकते हैं, पर कानूनी अधिकार से रिलेटेड भी जा सकते हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते रिट लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में ओनली 5 रेटें दी गई हैं। छठी रेट कौन सी दी गई? हाई कोर्ट को इंजंक्शन रेट दी गई, किसी व्यक्ति के खिलाफ मात्र के लिए छठी रेट दी गई है। जैसे कोलकाता हाई कोर्ट का गठन 1 जुलाई 1862 को हुआ था, 1862 को हुआ था। मुंबई हाई कोर्ट का गठन 14 अगस्त 1862 को हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट का गठन 15 अगस्त 1862 को हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन 1866 में हुआ था। और इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का गठन 1966 में हुआ था, 100 वर्ष के बाद। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये सभी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं। आर्टिकल 233 से 237 में बताया गया अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। जिला एवं सत्र न्यायालय को ही अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायालय के अंतर्गत संपत्ति, उसकी क्षतिपूर्ति, दीवानी मामले दीवानी न्यायालय में सुनाए जाते हैं और सत्र न्यायालय में फौजदारी मामले या आपराधिक मामले सुनाए जाते हैं। दीवानी मामले दीवानी न्यायालय में, सिविल मैटर सिविल कोर्ट में सुनाए जाते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष की सजा दे सकता है, जुर्माने कोई भी हो सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट कैटेगरी में 3 वर्ष की सजा हो सकती है, 10,000 हर्जाना लग सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड कैटेगरी में 1 वर्ष की सजा हो सकती है और 5,000 जुर्माना लग सकता है। अब देखेंगे जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, अपर जिला न्यायाधीश एडीजी, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, मुंसिफ और न्याय पंचायत। आर्टिकल 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। राज्यपाल हाईकोर्ट की सलाह पर करेगा, 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। आर्टिकल 234 कहता है जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राज्यपाल हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की सलाह पर करेगा इनका गठन। आर्टिकल 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर हाईकोर्ट का नियंत्रण, ट्रांसफर कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। अधीनस्थ न्यायालयों के जो जज होंगे उनका ट्रांसफर कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। जैसे परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय क्या क्या देखेगा? परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 1984 में राज्य सरकार द्वारा गठन हाईकोर्ट के परामर्श से हुआ है। इसमें शादी, तलाक, अभिभावक आदि के निर्णय से संबंधित इसमें निर्णय लिए जाएंगे। अब देखेंगे स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1862 में रिपन द्वारा 1880 से 84 तक स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाया गया। जिला स्तर पर जिला बोर्ड का गठन किया गया और तालुका स्तर पर तालुका बोर्ड का। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे? रिपन को। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। आर्टिकल 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी में। 1952 में नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करा था। उद्देश्य था गाँवों का सामाजिक व आर्थिक विकास करना। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा आयोग आया इनकी समीक्षा के लिए, क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसका इफेक्ट क्या पड़ा? गांव तक जो सुविधाएं सेवाएं थी वो पहुंची नहीं, वो विफल रहा। इसकी मतलब जांच के लिए क्या आया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा आयोग आया, उसकी जांच की गई, समिति का गठन किया गया 1957 में। इसके बाद उसकी समिति का जब गठन किया गया, समिति के गठन में त्रिस्तरीय पंचायत बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत से सॉल्यूशन निकल सकता है। तो जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए। खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ये समिति द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया गया, वास्तविक शक्ति दी जाए कहा गया और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे स्वीकृति दे दी थी। प्रथम राज्य राजस्थान का नागौर जिला बना था इसे स्वीकृति देने वाला। ये बगदरी गांव था। 2 अक्टूबर 1951 में 1959 में इसने सहमति से दे दी थी। दूसरा आंध्र प्रदेश का 11 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज बना। 1977 में अशोक मेहता समिति आई, रिपोर्ट उसने 1978 में दी। इसमें क्या कहा गया? द्विस्तरीय व्यवस्था रखिए, एक त्रिस्तरीय रखिए, जिला परिषद रखिए और मंडल पंचायत रखिए। मंडल पंचायत 15 से 20,000 जनसंख्या पर रहनी चाहिए। इसको क्या किया गया? इसे रिजेक्ट कर दिया गया।
1985 में GBK राव समिति आई, 1986 में एल एम सिंघवी समिति, 1989 में थुंगन समिति, 1988 में गाडगिल समिति। संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया कि इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाए। राजीव गांधी ने 1989 में 64 में संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को जोड़ा, 65 में संविधान संशोधन द्वारा नगर को जोड़ा, नगर पालिका को। लोकसभा में पास हो गया ये, पर राज्यसभा में से पास नहीं हो पाया। इसके बाद बीपी सिंह 1980 में आए, उन्होंने सीएम सम्मेलन कराया और सबसे निष्कर्ष लिया कि ये त्रिस्तरीय पंचायत परियोजना क्या किया जाए, इसी को लागू किया जाए या नहीं किया जाए। तो क्या हुआ, उन लोगों ने सीएम सम्मेलन हुआ, उससे क्या निष्कर्ष निकला। उसके बाद पीएम बनते नरसिम्हा राव 1992 में, उन्होंने इसे संवैधानिक दर्जा दिलाया। पंचायती राज लागू किया 73 में संविधान संशोधन 1992 में, और नगर स्वशासन 74 में संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत इन्होंने ये दोनों निकायों को लागू किया। इसके बाद लागू होता है स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्तर पर देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था लाई गई 73 में संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। 24 अप्रैल 1993 में से लागू किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल 1993 को। भाग 9 में स्थानीय ग्रामीण पंचायत स्तर को भाग 9 में रखा गया है। अनुसूची 11 में रखा गया है, इसमें 29 विषय शामिल हैं। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक इसका विस्तार किया गया है। अब देखेंगे नगरीय स्तर पर नगरपालिका का गठन हुआ 74 में संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। 1 जून 1993 से इसे लागू किया गया। भाग 9A में इसे रखा गया। आर्टिकल इसमें 243 से 243 तक हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 18 विषय इसमें रखे गए हैं। अब देखेंगे पंचायती राज व नगरपालिका, यानी पंचायती राज है म्यूनिसिपैलिटी। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उससे पंचायती राज को जोड़ा गया। उसकी संरचना क्या होगी, त्रिस्तरीय, ये अनिवार्य नहीं है कहा गया। 20 लाख जनसंख्या से कम पर मध्य स्तर अनिवार्य नहीं होगा। उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई मिनिमम, कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। आरक्षण देखेंगे तो क्या दिया गया, महिला आरक्षण इसमें 1/3 से कम नहीं होगा। SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। CI से योग्यता राज्य विधानमंडल द्वारा तय होगी। नगरीय स्थानीय स्वशासन देखेंगे अब। 74वां संविधान संशोधन आया 1992, उससे शहरी पंचायत भी कहते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन को ही शहरी पंचायत भी कहते हैं। 1687 से 1688 तक पहला नगर निगम मद्रास बना, फिर बम्बई बना, फिर कोलकाता बना। अब देखेंगे नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 नगर पालिका परिषद, नंबर 3 नगर निगम। नगर पंचायत के 10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या होती है, वो नगर पंचायत होती है। इसी को सिटी पंचायत यानी ग्रामीण से नगर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चेयरमैन चुना जाता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें देखेंगे इसके बारे में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक बताया गया है। देखेंगे 243 में इसमें परिभाषा भी बताई गई। 243A में ग्राम सभा होगी, 243B में पंचायतों का गठन होगा, 243C में पंचायतों की संरचना, 243D में स्थानों का आरक्षण, 243E में पंचायतों की अवधि, 243F में सदस्यों की निर्भरताएं, 243G में पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार, 243H में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति व उनकी विधियाँ, 243I में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन, 243J में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243K में पंचायतों के लिए निर्वाचन। ये सभी वो सभी चीज़ें रखी गई जो एक पंचायत के लिए, नगर पंचायत के लिए उपयुक्त होंगी, वो सभी इसमें बताई गई हैं। इसके बाद नगर पालिका परिषद में चेयरमैन का गठन होगा, पर वो 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर चेयरमैन होगा। नगर निगम में 10 लाख से ऊपर पे क्या चुना जाएगा, मेयर चुना जाएगा। तो ये पंचायती राज नगर पालिका परिषद और नगर निगम नगर पालिका, ये तीनों का गठन किया गया। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज आया, उसके द्वारा इसका गठन किया गया। तो आज की क्लास में हमने किन किन क्षेत्रों को पढ़ा, यानी कि त्रिस्तरीय हमने पंचायत को पढ़ा। इसके बाद हमने आज स्थानीय स्वशासन को पढ़ा, पंचायती राज और नगर पालिका को पढ़ा, उच्चतम न्यायालय को हमने पढ़ा, आज अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ा, स्थानीय स्वशासन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया। उच्चतम न्यायालय के हाई कोर्ट के कैसे जजों को चुना जाएगा, कैसे उनको हटाया जाएगा, उनके वेतन क्या होंगे, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। यहाँ पे विधान परिषद की संरचना कैसे होगी उसके बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा।
राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कैसे बनेगा, आर्टिकल 165 के अंतर्गत। इसके बाद राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ होगी, राज्यपाल भाग 6 से क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या पद होंगे यानी उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उन सब के बारे में बताया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। CAG और CGA दोनों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, ये भी हमने पढ़ा। न्यायाधीशों की पदमुक्ति कैसे होगी, सर्वोच्च न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट किन किन कौन कौन सी रिटें जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या क्या उनके जो जज होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, और जो सर्वोच्च CJI होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे अपनी क्लास में आज बात की। इसके बाद सरकार की कितनी समितियाँ होती हैं, संसदीय समितियों के बारे में पढ़ा, जिसमें मैन प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समिति के बारे में हमने बात की। स्थानीय समितियों के बारे में भी हमने आज की क्लास में बात की। इसके बाद हमने वित्तीय विधेयक यानी विधेयक को पढ़ा। विधेयक में वित्त विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, इन सभी विधेयक के बारे में बात की। उसमें 3 पाठन होते हैं, कैसे करके पाठन करने के बाद एक समिति को संयुक्त गतिरोध के लिए पहले समिति को वो पाठन करने के बाद प्रवर समिति को जांच करने के लिए वो बिल भेजा जाता है। फिर वो तीसरा पाठन जब होता है, जब वो प्रवर समिति उसकी जांच करके दे देती है कि बिल में कोई दिक्कत नहीं है, तब तीसरा पाठन होता है और साधारण बहुमत से विधेयक को दूसरे सदन में पेश किया जाता है। फिर तो हमने विधेयक के बारे में भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने प्रस्तावों के बारे में पढ़ा कि स्थगन प्रस्ताव कैसे आता है, निंदा प्रस्ताव कैसे आता है, संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कैसे आता है और ये कटौती प्रस्ताव कैसे आता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जब संसद चलती है तो उसमें किस प्रकार के टाइम टेबल होते हैं, शून्यकाल कब से कब होता है और प्रश्नकाल कब से कब होता है। इसके बाद हमने कोरम को भी पढ़ा कि कितनी मिनिमम सीटें होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में और संयुक्त बैठक में, जब से इन तीनों सदनों को यानी चला सकते हैं हम। इसके बाद संसद के क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ा, संसद के सत्रों के बारे में भी पढ़ा कि संसद में मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। हमने राज्यसभा को बहुत अच्छे से पढ़ा, राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटों के बारे में भी पढ़ा कि भारत के किन राज्यों में और केंद्रशासित प्रदेशों में कितनी कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी कितनी लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा अपने आर्टिकल 122 के अंतर्गत। इसके बाद उनके निर्वाचन के बारे में भी पढ़ा आर्टिकल 93 के अंतर्गत कि लोकसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा, उनका गठन कैसे होगा। लोकसभा यानी हाउस सभा और पीपल के में क्या बताया गया है उसके बारे में भी पढ़ा। संसद का गठन कैसे होगा यानी पार्लियामेंट आर्टिकल 79 के अंतर्गत हमने भी उसको भी पढ़ा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के न्यायवादी यानी आर्टिकल 76 के अंतर्गत हमने उसको भी पढ़ा अच्छे से। आज की क्लास में हमने उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर किया जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं। मंत्रियों के प्रकार को पढ़ा हमने। कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर को आर्टिकल किस में बताया गया है, आर्टिकल कौन कौन से में कैबिनेट मिनिस्ट्री यानी कितने प्रकार की हो गई, कैबिनेट मंत्री कितने प्रकार के होते हैं यानी एक होते हैं राज्य मंत्री। इसके बाद राज्य 3 प्रकार के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं और जिसमें डिप्टी मंत्री होते हैं। तो इनको वो भी हमने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 175 के अंतर्गत होती है और कौन कौन ऐसे जो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो राज्यसभा से चुन के आए थे, जैसे इंदिरा गांधी, HT देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह जो राज्यसभा से चुन के आए थे। तो हमने आज की क्लास में इन काफ़ी टॉपिकों को कवर किया, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपसे जैसा कि मैंने वादा किया था कि हमने 4 क्लास में इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम ख़त्म करेंगे, तो हमने आज अपनी 3 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। हम कल की क्लास को लेकर के आएंगे और इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कल हम ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास को। नए जोश और जज्बे के साथ अच्छे से लगे रहिए और पढ़ते रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं हम सभी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत, वंदे मातरम।